स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। कल हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सीख लिया था कि आप जो है समतल दुर्वित प्रकाश को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका परावर्तन है, अपवर्तन है, द्विअपवर्तन है, द्विवर्णता है, प्रकीर्णन है। इन सभी माध्यमों से आप जो है समतल दुर्वित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। उसके अंदर हमने कल जो है एक तो ये सीख लिया था कि आपके परावर्तन के द्वारा आप कैसे समतल दुर्वित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, और यह जो है किसने दिया था? ब्रूस्टर महोदय ने दिया था। इसीलिए जो आपतित कोण है उसे हम आपतित कोण भी कहते हैं, ध्रुवण कोण भी कहते हैं और ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। और जो अपवर्तन कोण होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 माइनस IP। और जो ये पारदर्शी माध्यम होता है, इस पारदर्शी माध्यम का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है? अरे म्यू कितना होता है? म्यू बराबर होता है 10 IP। या फिर हम कह सकते हैं कि ध्रुवण कोण, आपका ब्रूस्टर कोण, आपतित कोण 10 IP बराबर होता है 10 इनवर्स n या 10 इनवर्स म्यू। ठीक है, जो कि आपका स्नेल्स लॉ n बराबर साइन I अपॉन साइन R से प्रूव होता है। फिर हमने पढ़ा था अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार से हो सकता है, और इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा मेथड समझा दिया था कि आपकी एक कांच की प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर आप टकराएंगे तो आपको परावर्तित जो किरण मिलेगी वो तो पूरी ध्रुवित होगी, और जो अपवर्तित किरण मिलेगी वो कैसी होगी? आपकी अध्रुवित होगी, या कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ध्रुवित होगी, आंशिक रूप से अध्रुवित होगी। अगर एक प्लेट की जगह 2 ले ले तो थोड़ा सा कम अध्रुवित प्रकाश मिलता है, 3 रखे, 4 रखे, यानी कि संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे थे हमें जो है ध्रुवित प्रकाश तो ज़्यादा मिलते जा रहा था और अध्रुवित प्रकाश घटते जा रहा था। और इसके अंदर जो आपके ये समांतर प्लेटों को आप रख रहे थे, इससे जो पूरी ये व्यवस्था की जा रही थी, इस व्यवस्था को पट्टिका पुंज कहते हैं, यानी पाइल ऑफ प्लेट्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन लाइट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, इन दो मेथड के बाद में अब हमारे पास में आता है हमारा थर्ड मेथड। और थर्ड मेथड क्या कहता है? तो द्वि अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण करना। समझ में आ गई बात? या समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो आप टॉपिक डालेंगे द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो द्वि अपवर्तन यानी डबल रिफ्रैक्शन, तो आप क्या कहेंगे कि आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय ड्यू डिफ्रैक्शन। समझ में आ गई? या डबल डिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो लास्ट मेथड आपने सीखा था एक अपवर्तन से प्रकाश का ध्रुवण, आज आप क्या करवाएंगे? 2 अपवर्तन करवाएंगे। अब ये 2 अपवर्तन कैसे होंगे इसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके आप जो है सबसे पहले नोट्स लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, किरण किसकी है? प्रकाश की है, अपने कोई लेने देने नहीं है किरण से। ठीक है, प्रकाश किरण की किसी कैल्साइट, जैसे दया जेठालाल की है वैसे ही किरण प्रकाश की है, बीच में कहीं टांग मत अड़ा देना। तो द्वि अपवर्तन के द्वारा हम प्रकाश का ध्रुवण सीख रहे हैं। उसमें यह कहा जाता है कि जब भी आपके प्रकाश की किरण किसी कैल्साइट या हम कह सकते हैं आइसलैंड स्पार, ठीक है, या तो आप क्या यूज करेंगे? कैल्साइट यूज करेंगे, या फिर आप जो है आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल पर आपतित होती है, आपतित
होती है तो अपवर्तन के पश्चात यानी कि अपवर्तन के बाद अर्थात तो अपवर्तन के बाद या अपवर्तन के पश्चात अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। समझ में आ गई बात? होती है और प्रकाश की इस क्रिया को द्वितीय अपवर्तन यानी डबल रिफ्रैक्शन द्वितीय अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई बात? सबसे पहले तो ये पता हो कि द्वितीय अपवर्तन कहते किसे हैं। फिर अब जो आपने ये क्रिस्टल यूज किया कौन सा, कैल्साइट या फिर आप कह सकते हैं आइसलैंड स्पार, तो इस क्रिस्टल को तो आप लिखेंगे क्रिस्टल को द्वितीय अपवर्तक क्रिस्टल कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, द्वितीय अपवर्तक क्रिस्टल कहते हैं। और जो आपका ये द्वितीय अपवर्तन क्रिस्टल है, इससे प्राप्त जो हमें किरणें मिलेगी, इससे जो हमें किरणें मिलती है वो समतल ध्रुवित होती है। तो आप लिखेंगे द्वितीय अपवर्तन क्रिस्टल से प्राप्त द्वितीय अपवर्तन क्रिस्टल से प्राप्त किरणें समतल ध्रुवित होती है। कैसी होती है? समतल ध्रुवित होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो अभी तक आपने केवल ये समझा है कि द्वितीय अपवर्तन होता क्या है, कौन सा क्रिस्टल आप यूज करेंगे और द्वितीय अपवर्तन क्रिस्टल से जो आपको किरणें प्राप्त हो रही है वो कैसी होगी। तो एक बार वापस से बोलेंगे कि जब आप किसी भी प्रकाश की किरण को किसी कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल पर आपतित करते हैं तो उससे अपवर्तन के बाद आपको दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। ये जो दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होने की क्रिया है इसे हम कहते हैं द्वितीय अपवर्तन। और जो ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? द्वितीय अपवर्तक क्रिस्टल कहते हैं। इस द्वितीय अपवर्तन क्रिस्टल से टकराने के बाद जो दो अपवर्तित किरणें प्राप्त हो रही है, तो जो किरणें प्राप्त होगी वो कैसी होगी? समतल ध्रुवित होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो द्वितीय अपवर्तन क्या है, द्वितीय अपवर्तन से कैसे क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है और कैसा प्रकाश मिलता है। अब हम ये सीख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि द्वितीय अपवर्तन जो है इसका पूरा मेथड क्या है। हालांकि उससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। तो दोस्तों द्वितीय अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होगा वो मेथड सुन लीजिए, जस्ट आपको है सुनना है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक कागज लेंगे सफ़ेद रंग का, ठीक है। तो हम ये लो सफ़ेद रंग का कागज बना देते हैं। हमारे पास ब्लैक है लेकिन इसको हम सफ़ेद कर देते हैं, ये करा सफ़ेद। इसके ऊपर आप जो है एक क्या करेंगे दोस्तों, अरे स्याही से एक बिंदु लगा देते हैं। सपोज करिए ये बिंदु लगा दिया हमने, ठीक है। ये लो ये बिंदु लगा दिया। इस बिंदु के ऊपर अगर आपने क्या करा कि इस बिंदु के ऊपर किसी भी क्रिस्टल को, सपोज करिए कैल्साइट का क्रिस्टल है, हमने यूज करा कौन सा? कैल्साइट, ठीक है। तो कैल्साइट
क्रिस्टल जो है इसके ऊपर रख देते हैं। अब आपने करा तो एक डॉट है, लेकिन जब आप इसे देखोगे तो देखने पर आपको दो बिंदु दिखाई देंगे। कितने? दो बिंदु। समझ में आ गई बात? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये कागज लेंगे, उसके ऊपर एक डॉट बिंदु लगा देंगे और उसके ऊपर कैल्साइट क्रिस्टल को रख देंगे। जैसे ही आप ऊपर से देखेंगे तो आपको जो है एक बिंदु के स्थान पर कितने बिंदु दिखाई देंगे? दो बिंदु। ठीक है, दिखाई देंगे। कितने? दो बिंदु दिखाई देंगे। समझ में आ गई बात? अब यदि इस क्रिस्टल के ऊपर, ये जो क्रिस्टल है आपका कैल्साइट, ये क्या है? क्रिस्टल। ठीक है, तो इस कैल्साइट क्रिस्टल को आपतित जो प्रकाश है उसकी दिशा के चारों ओर घुमा देते हैं। यानी कि जो प्रकाश आपका आपतित हो रहा है उसके चारों ओर अगर आप इस कैल्साइट क्रिस्टल को घुमाते हैं तो एक हमें जो है प्रतिबिंब मिलता है जो स्थिर होता है। क्या होता है भाई? दो बिंदु है, देखो ऊपर से देखने पर दो बिंदु दिख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? दो। ठीक है, एक प्रतिबिंब जिसे हम नाम दे रहे हैं, सपोज करिए प्रतिबिंब फर्स्ट, और एक हमारा है प्रतिबिंब यानी कि इमेज सेकंड। तो I2 लिख रहा हूं और एक लिख दिया मैंने प्रतिबिंब फर्स्ट। मान लो ये जो पहला प्रतिबिंब है ये तो रहेगा स्थिर। क्या रहता है? स्थिर रहता है। जबकि दूसरा प्रतिबिंब जो है वो स्थिर प्रतिबिंब के यानी इस प्रतिबिंब के चारों ओर क्या करेगा? अरे चारों ओर, ये इमेज 2 जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। समझ में आ गई बात? क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब जो ये रोटेशन कौन कर रहा है? घूमेगा कौन? I2, यानी कि प्रतिबिंब जो दूसरा बनेगा वो। तो आपका जो ये स्थिर प्रतिबिंब है, ये स्थिर प्रतिबिंब यानी I1 जो है वो तो दोस्तों अपवर्तन के सामान्य नियम के अनुसार आपको मिल जाता है। तो आप लिखेंगे अपवर्तन के सामान्य नियम से। समझ में आ गई बात? तो आप जो है इस प्रतिबिंब की जब भी रचना करेंगे तो इसके अंदर जो प्रकाश की किरण आपने उपयोग में ली है उसे हम क्या कहेंगे? ओ किरण कहेंगे। यानी इसके ऊपर जो किरण आ रही है वो होगी सामान्य किरण। क्या होगी? सामान्य किरण, या उसे ही हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेज यानी कि ओ रेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेज होगी, उससे तो क्या होगा? एक प्रतिबिंब बनेगा जो स्थिर रहेगा और वो अपवर्तन के सामान्य नियम को फॉलो करेगा। और इस रे की वजह से जो प्रतिबिंब बना आपका फर्स्ट, इस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? सामान्य प्रतिबिंब कहते हैं या ऑर्डिनरी इमेज कहते हैं। समझ में आ गई बात? ऑर्डिनरी इमेज कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि साधारण प्रतिबिंब। अगर समझ नहीं आ रहा है मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। साधारण प्रतिबिंब। समझ में आ गई बात? देखिए क्या कह रहा हूं मैं। द्वि अपवर्तन की क्रिया क्या होती है उसको समझने के लिए आप सबसे पहले कागज का टुकड़ा लेंगे, जो व्हाइट हमने ले लिया, ये पूरा स्क्रीन बोर्ड। ठीक, इसके ऊपर आपने जो है एक बिंदु बना दिया, जिसके ऊपर आपने क्या करा? उसके ऊपर आपने जो है एक कैल्साइट क्रिस्टल रख दिया है। क्या करा है? कैल्साइट क्रिस्टल रख दिया है। ये जो कैल्साइट क्रिस्टल रखा उसकी वजह से जैसे ही आप ऊपर से देखोगे तो आपको दो प्रतिबिंब दिखाई देंगे, जिसमें से एक प्रतिबिंब जिसको हमने कहा प्रतिबिंब फर्स्ट यानी I1 इमेज फर्स्ट, एक है प्रतिबिंब सेकंड यानी I2। तो जो हमारा प्रतिबिंब है पहला वाला यानी I1 है वो तो रहेगा स्थिर एकदम ऐसे, और एक ये स्थिर प्रतिबिंब I1 के चारों ओर घूमेगा। तो जो प्रतिबिंब आपका घूमेगा, जो प्रतिबिंब घूमेगा उसको तो कहेंगे I2, और जो I1 है जो स्थिर है
वो स्थिर प्रतिबिंब जो बनता है वो सामान्य किरण की वजह से बनता है। यानी जो आपकी रेज आई थी, सामान्य रेज आई थी, उसकी वजह से ये प्रतिबिंब बना है। तो ये सामान्य किरण है, इस जो भी किरण जिसकी वजह से आपका प्रतिबिंब जो स्थिर बन रहा है उसको कहते हैं सामान्य किरण। उस किरण की वजह से जो प्रतिबिंब बना जो स्थिर है उसको हम कहेंगे साधारण प्रतिबिंब या ऑर्डिनरी इमेज। समझ में आ गई बात। और ये जो स्थिर प्रतिबिंब बनता है ये अपवर्तन के सामान्य नियम को फॉलो करके बनता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा जो है दोस्तों नेक्स्ट आगे जो दूसरा प्रतिबिंब है उसकी क्या कहानी है सर। तो उसकी कहानी को समझने के लिए साधारण जो आपका पहला वाला जो प्रतिबिंब है वो तो बन चुका है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो दूसरा चलायमान प्रतिबिंब है जो रोटेशन कर रहा है। अरे ये जो रोटेट हो रहा था ना आपका I2, ये I2 कैसा कहलाएगा। तो ये I2 आपका कहलाएगा कैसा प्रतिबिंब, ये कहलाएगा ई किरण की वजह से बना हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं असाधारण एबनॉर्मल किरण। ठीक है, तो असाधारण किरण, क्लियर है बात। असाधारण किरण की वजह से ये प्रतिबिंब बनेगा। और असाधारण किरण की वजह से अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब भी क्या कहलाएगा, असाधारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असाधारण प्रतिबिंब। ठीक है, ये भी लिख लो, असाधारण प्रतिबिंब, जिसे आप कहेंगे ई आई या ई इमेज। समझ में आ गई बात। तो आपका देखो यहां दो प्रतिबिंब बन रहा है, एक है स्थिर जो बनेगा सामान्य किरण की वजह से, सामान्य प्रतिबिंब बनेगा और सामान्य जो अपवर्तन के नियम है उनको फॉलो करेगा। दूसरा जो प्रतिबिंब है जो चलायमान प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा दोस्तों, वो असाधारण किरण की वजह से बनेगा और असाधारण प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और ना ही ये जो है सामान्य अपवर्तन के नियम फॉलो करेगा। ठीक है, ये भी लिख लो, सामान्य अपवर्तन के नियम न लागू नहीं। समझ में आ गई बात। तो ये जो है आपका कैसा प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है इसके अंदर जो है आपके अपवर्तन के सामान्य नियम जो है उनका पालन नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है दोस्तों आपके सामान्य अपवर्तन के जो नियम होते हैं उनको फॉलो नहीं करता है। समझ में आ गई बात। साथ ही साथ क्रिस्टल के अंदर इसका जो वेग होगा वो विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होगा। समझ में आ गई बात। इसके जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब का आप एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ला देता हूँ। मैं अब आपके सामने नहीं आऊँगा ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। ठीक, ये जो असाधारण प्रतिबिंब है इसका क्रिस्टल में, तो आप लिख लीजिए ये चीज़ भी, अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रिस्टल में इसका वेग, क्रिस्टल में इसका वेग विभिन्न दिशाओं में, यानी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। समझ में आ गई बात। क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है इसका वेग। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका प्रतिबिंब फर्स्ट है उसकी, तो ये जो प्रतिबिंब फर्स्ट था दोस्तों आपका जो साधारण किरणों की वजह से बना था वो जो है आपका कैसा होता है दोस्तों, ये साधारण किरणों की वजह से बनता है और ये सामान्य जो अपवर्तन के नियम है उनको फॉलो करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल में इसका जो वेग है, क्रिस्टल में इसका वेग समान सभी दिशा में, समान सभी दिशा में,
समझ में आ गई बात। तो अब आप लोग जो है दोस्तों एक बार पुनः जो ये पूरा मैं है आपके सामने क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये क्रिस्टल होते होते आप कहीं क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाए, आपके ये ही नहीं समझ आए कि किसकी बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए। देखो दोस्तों, हमने क्या करा, मैं आपके सामने आता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से और फीलिंग आएगा। देखिए, हमने करा एक डॉट, मान लो ये डॉट पॉइंट है, ठीक, एक वाइट पेज के ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही आप कैल्साइट क्रिस्टल रखते हो ना, तो आपको ये पॉइंट 2 दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? 2 बिंदु दिखाई देते हैं। अब 2 बिंदु है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों बिंदुओं के ऊपर 2 प्रकाश किरणें अपवर्तित हो रही होगी। 2 प्रकाश किरणें आ रही है, आपतित हो रही है, तो 2 अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। बिल्कुल। तो इसमें 2 प्रतिबिंब अलग अलग बनते हैं। एक प्रतिबिंब बनता है वो होता है स्थिर, एकदम स्टडी स्टेट के अंदर। दूसरा होता है इस स्थिर प्रतिबिंब के चारों ओर चक्कर लगाने वाला। क्या होता है? चक्कर लगाने वाला। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रतिबिंब फर्स्ट बना जो स्थिर है वो कैसे बनेगा, उसकी क्या बातें हैं, और प्रतिबिंब सेकंड की। प्रतिबिंब जो फर्स्ट है जो स्थिर है वो जिस किरण के कारण बनेगा, जो आपतित किरण होगी, उसे हम कहेंगे सामान्य किरण, ऑर्डिनरी रेज, और उसकी वजह से जो इमेज बना, प्रतिबिंब बना, उसे कहेंगे ऑर्डिनरी इमेज या साधारण प्रतिबिंब। और ये अपवर्तन के सामान्य नियम को फॉलो करेगा। समझ में आ गई बात? क्रिस्टल क्लियर? ये समझ में आ गया। अब ये अपवर्तन के सामान्य नियम को फॉलो करता है, इसलिए इस क्रिस्टल के अंदर इस जो प्रतिबिंब है इसका वेग सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक, ये चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब 2 की। जो प्रतिबिंब आपके जो इमेज जो है वो इमेज फर्स्ट जो स्थिर था उसके चारों ओर घूम रहा है, उसकी वो घूम रहा है, तो वो है असाधारण। वो बनेगा भी किसकी वजह से? असाधारण किरणों की वजह से, यानी ई किरण की वजह से, और असाधारण प्रतिबिंब भी बनेगा इसका। असाधारण प्रतिबिंब बनेगा तो ये अपवर्तन के जो सामान्य नियम है उनको पालन नहीं करता या वो लागू नहीं होते हैं इसके ऊपर। और साथ ही साथ क्रिस्टल में इसका वेग भी जो है विभिन्न दिशाओं के लिए अलग अलग होता है। उत्तर दिशा में जाओगे तो अलग वेग होगा, दक्षिण दिशा में जाओगे अलग वेग होगा, उत्तर में जाओ पूर्व में जाओगे अलग, पश्चिम में जाओगे अलग, यानी सभी दिशाओं में इसका वेग भी अलग अलग होगा। अब मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि द्वि अपवर्तन के कारण हम जो है मेथड जो पूरा समझने जा रहे हैं, प्रोसेस जो समझने जा रहे हैं, वो तो समझ में आ चुका होगा। अब इससे हमें समतल दूरबीन प्रकाश कैसे मिला सर, वो भी समझा देता हूं। ठीक है, अभी केवल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं भी पानी पी लेता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया सामान्य किरण क्या है और असाधारण किरण क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये आपकी ई और ओ किरण है, यानी कि साधारण और असाधारण किरण, यानी कि ई तथा ओ, ई तथा ओ किरण समतल ध्रुवित होती है। समझ में आ गई बात? तो जो आपकी साधारण और असाधारण किरण ये मिली है आपको, ई और ओ, ये दोनों की दोनों किरण समतल ध्रुवित होती है। कैसी होती है दोस्तों? समतल ध्रुवित होती है। समझ में आ गई बात? लेकिन ये जो आपकी ई तथा ओ, यानी कि साधारण तथा असाधारण, इन दोनों के कंपन, ई तथा ओ के कंपन यानी वाइब्रेशन एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है। समझ में आ गई बात? तो जो ई और ओ किरण है ये एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। इसलिए ई व ओ किरणों को
विभक्त यानी अलग अलग, डिफ्रेंशिएट करने, विभक्त करने के लिए, इन दोनों को अलग अलग विभक्त करने के लिए कैल्साइट, कैल्साइट क्रिस्टल से बना, कैल्साइट क्रिस्टल से बना निकोल प्रिज्म जो होता है, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म प्रयोग में लिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो आपका जो साधारण और असाधारण किरण थी वो दोनों समतल ध्रुवित होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। अब एक दूसरे के लंबवत है तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम कैल्साइट क्रिस्टल का बना हुआ निकोल प्रिज्म जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है या जो निकोल प्रिज्म है यह होता क्या है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं ताकि आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाए। तो अब आप टॉपिक डालिए निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। क्या टॉपिक डालेंगे आप? निकोल प्रिज्म। अभी जो निकोल प्रिज्म है ये है क्या आखिर? तो सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों, ये आपका जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, यानी कि प्रकाशिक युक्ति ही होती है। और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसको उत्पन्न करते हैं और उसको उत्पन्न करने के बाद उसका एनालिसिस यानी उसका विश्लेषण करते हैं। तो निकोल प्रिज्म है क्या? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यानी प्रकाशिक युक्ति है और इसकी सहायता से बाय द हेल्प ऑफ निकोल प्रिज्म वी डेवलप्ड क्या, अरे हम क्या डेवलप करते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी कि वी डेवलप्ड पोलराइज्ड लाइट, ओके, एंड वी डू विद दिस एनालिसिस, यानी कि हम जो है इस समतल ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण भी करते हैं। समझ में आ गई बात? अब ठीक है सर, ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन निकोल प्रिज्म है क्या आखिर? तो ये तो आपको लिखना की जरूरत होगी नहीं, ये प्रकाशिक युक्ति है, ये जो है आपका क्या करती है? समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करती है और इसका विश्लेषण भी करती है। ये एक्चुअली जो निकोल प्रिज्म है दोस्तों, ये द्यू अपवर्तन, आप ये लिख लीजिए कि द्यू अपवर्तन की क्रिया, द्यू अपवर्तन की क्रिया पर कार्य करता है। समझ में आ गई बात? तो जो निकोल प्रिज्म है वो क्या करता है? द्यू अपवर्तन की जो क्रिया है उसके आधार पर ये काम करता है। अब इस निकोल प्रिज्म में होता क्या है वो पूरा लिख लो। तो निकोल प्रिज्म में एक कैल्साइट क्रिस्टल, एक कैल्साइट क्रिस्टल में, कैल्साइट क्रिस्टल में द्यू अपवर्तन यानी कि डबल रिफ्रैक्शन, द्यू अपवर्तन की क्रिया, द्यू अपवर्तन की क्रिया से प्राप्त साधारण किरण, आपको समझ में आ चुका है ना साधारण किरण क्या होती है, पीछे बता चुका हूं। तो से प्राप्त साधारण किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सिर्फ आपको अभी नाम याद रखना है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके सिलेबस में है नहीं, तो जस्ट ये क्रिया होती है जिसको आपको याद रखना है बस, ठीक है।
तो साधारण किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया द्वारा परावर्तित करके उसे अलग करते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो क्रिया है उसको करके इसे जो है अलग किया जाता है तथा केवल असाधारण किरण को क्रिस्टल से बाहर निकलने दिया जाता है। ठीक है, जो कि समतल ध्रुवित होती है। इस प्रकार समतल ध्रुवित प्रकाश इससे प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? इससे प्राप्त होता है। तो द्वितीय अपवर्तन से आपको समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे मिलेगा वो पूरा का पूरा मेथड मैंने आप सभी लोगों के सामने रख दिया है। ठीक है, आप वापस से एक बार इसको पूरा का पूरा सुन सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रकाश की किरण है उसे किसी भी कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल के ऊपर आपतित करवाते हैं। आपतित करवाने के बाद हमें दो अपवर्तित किरणें मिलती है और वो दो अपवर्तित किरणें जो मिल रही है इस क्रिया को हम कह रहे हैं द्वितीय अपवर्तन। और क्रिस्टल जो उपयोग में लिया जाता है उसे कहा जाता है द्वितीय अपवर्तक क्रिस्टल। और द्वितीय अपवर्तक क्रिस्टल से प्राप्त किरणें जो होती है वो समतल ध्रुवित होती है। इसमें क्या करते हैं, हम एक वाइट पेज लेंगे, उसके ऊपर एक डॉट बना देंगे और उसके ऊपर कैल्साइट क्रिस्टल लगेंगे जिससे कि हमें दो बिंदु दिखाई देंगे और दोनों बिंदुओं के अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। पहले का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सामान्य किरण से बनेगा, इसलिए सामान्य या साधारण प्रतिबिंब कहलाएगा और सामान्य नियमों को फॉलो करेगा और सभी दिशाओं में इसका वेग समान होगा। लेकिन जो दूसरा प्रतिबिंब बनेगा वो पहले प्रतिबिंब के चारों ओर घूमेगा, जिसे हम कहेंगे असाधारण किरण के द्वारा बना असाधारण प्रतिबिंब, और वह सामान्य अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करेगा और क्रिस्टल में इसका वेग जो है विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होगा। फिर हमने समझा कि जो हमारे पास में साधारण किरण और असाधारण किरण अलग अलग मिली है वो उससे हम अब कैसे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करें, तो वह एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसलिए ई और ओ को विभक्त करने के लिए हम कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ एक निकोल प्रिज्म होता है उसका उपयोग करते हैं। ये जो निकोल प्रिज्म है ये है क्या एक्चुअली, तो ये एक आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक युक्ति है जो कि आपके द्वितीय अपवर्तन की क्रिया पर कार्य करता है। और निकोल प्रिज्म में क्या किया जाता है कि कैल्साइट क्रिस्टल में द्वितीय अपवर्तन की क्रिया से प्राप्त जो साधारण किरण है उसको तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया के द्वारा परावर्तित करके उसको अलग कर लेंगे और जो केवल असाधारण किरण हमारे बची है वो क्रिस्टल से बाहर निकल दी जाती है। उससे बाहर जैसे निकलेगी तो वो समतल ध्रुवित होकर के निकलती है। तो इस प्रकार से हमें जो है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? तो आपको यह समझ में आ चुका होगा कि द्वितीय अपवर्तन से हम किस प्रकार से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं और जो निकोल प्रिज्म है उसका उपयोग कैसे किया जाता है। ये क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में सहायता करता है, साथ ही साथ
इससे जो है हम इस समतल दूरबीन प्रकाश का विश्लेषण यानी एनालिसिस कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ये आज आपका जो है थर्ड मेथड भी होता है कंप्लीट। कल हमारा लास्ट मेथड रहेगा द्विवर्णता के द्वारा आप जो है समतल दूरबीन प्रकाश कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद में आपका जो पोलराइड वगैरह होते हैं उनके बारे में, उसके बाद में आपका ये भी चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, फिर इंटरफेरेंस रहेगा केवल टॉपिक। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।